Hello friends, how are you all? I am Dr. Jigar Agarwal, Associate Professor and Head of the Accountancy, Taxation and Law Department at JG College of Commerce. I've been teaching accountancy for the last 20 years, over 20 years, and today I want to help you revise the topic of product pricing in MCOM Semester 2, Cost Accounting 1. That we will do by solving an example, by solving a university example that carries 14 marks. But before we do that, let us deal with some basic concepts related to the example. I'm going to start with variable cost. What is a variable cost? So a variable cost is that cost which varies with production. हम ऐसा normally ऐसा सोचते हैं कि variable cost वो cost है जो production के साथ बदलती है, पर उतना ही नहीं है. Variable cost per unit remains the same. It changes in total in accordance with production. जितना production बढ़ेगा उतना total बढ़ेगा. जितना production कम होगा, production उतना कम होगा. But per unit it will remain the same, right? Subject to other variables remaining the same. फिर अगर आपको एग्जांपल में दिया है कि if there are any changes which you have to effect on the values of variable cost, per unit values of variable cost, तो आप हमेशा per unit value लेना. For example, कौन से एग्जांपल्स है variable cost के? तो variable cost में आता है direct material, direct wages, direct expenses, and all the other components of prime cost. These are all variable costs, right? तो उसमें जो भी इंक्रीज या डिक्रीज करना है आपको, वो आप हमेशा वो पर यूनिट करोगे. सपोज आपको दिया है कि रॉ मटेरियल 10 रुपया है पर किलोग्राम, अगर उसमें 20% इंक्रीज है तो आप क्या करोगे? 10 रुपीज प्लस 20% इंक्रीज 12 रुपीज आप लोगे. ठीक है. अगर आपको बोला है कि वेज रेट है उसमें 20% या 30% डिक्रीज एंड सपोज वेज रेट इज 20 रुपीज पर आवर, तो आप क्या करोगे? 20 रुपीज माइनस 30%. तो हमेशा पर यूनिट वैल्यू जो आती है उसमें आप चेंज करोगे, टोटल में नहीं. ये आपको जानते ही हो, पर आप सिर्फ रिवाइज ये जरा एक बार ब्रशअप करना जरूरी है. फिर एक जो नेक्स्ट है वो है फिक्स कॉस्ट. तो फिक्स कॉस्ट क्या है? तो फिक्स कॉस्ट इज दैट कॉस्ट व्हिच यू हैव टू इनकर इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक है, ये तो हम जानते हैं, पर उसको कैलकुलेशन के साथ कैसे उसको अटैच करेंगे, एसोसिएट करेंगे. तो जो फिक्स कॉस्ट है इन टोटल वो सेम रहेगी. ठीक है. जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा फिक्स कॉस्ट की पर वैल्यू कम हो जाएगी. सपोज आप मानो कि वॉचमैन की सैलरी, तो वॉचमैन सैलरी इज 2 लाख रुपीज पर एनम, एंड सपोज वॉचमैन यानी फैक्ट्री का जो वॉचमैन है वो, और सपोज यू आर मैन्युफैक्चरिंग 10,000 यूनिट्स, तो आप क्या करोगे? 2 लाख रुपीज डिवाइड बाय 10,000 यूनिट्स, राइट? तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? 2 lakhs डिवाइड बाय 10,000, so it will be ₹20, राइट? लेकिन मानो कि आपने प्रोडक्शन डबल कर दिया 20,000 यूनिट्स, तो कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपीज वॉचमैन सैलरी पर एनम डिवाइड बाय 20,000 यूनिट्स, सो वो हो जाएगा 10 रुपए. तो उसका जो टोटल है वो सेम रहेगा, लेकिन पर यूनिट बदलता रहेगा. जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, पर जो फिक्स कॉस्ट है वो पर यूनिट कम हो जाएगी. As such, fixed cost is never thought of in terms of per unit. उसकी जो फिक्स कॉस्ट की जो पर वैल्यू वो वैसे ध्यान में ही नहीं होती, वो हमेशा वी डोंट टेक इनटू अकाउंट. उसकी जो टोटल वैल्यू है वही देखते हैं. तभी अगर कोई चेंजेस दिया है, सपोज यू आर गिवन सम चेंजेस इन एग्जांपल दैट फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैव इंक्रीज्ड बाय 30%, तो आप क्या करोगे? जो टोटल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है उस पर 30% करोगे. सपोज टोटल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स है 2 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपया प्लस 30%, ऐसा आप करोगे. ठीक है. तो आप जो भी चेंज करोगे फिक्स कॉस्ट में वो टोटल में करोगे. ठीक है. फिर नेक्स्ट है दोनों का कॉम्बिनेशन, सेमी वेरिएबल कॉस्ट. तो उसको कैसे कह सकते हैं? हाउ डू सम इट अप? तो उसको ये कह सकते हैं कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फिक्स रहती है, अप टू पॉइंट इट रिमेंस फिक्स्ड एंड बियॉन्ड दैट इट वेरीज, राइट? तो ये कॉम्बिनेशन हो गया फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट. और अगर आपको प्राइसिंग में अगर आपको सेग्रीगेट करना पड़े, सपोज यू आर गिवन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, हमने बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व किए हैं जिसमें देयर इज अ नीड टू सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. तो आप उसको कैसे करोगे? यू हैव टू यूज हाइलो मेथड. मैंने क्लास में डिस्कस की थी ये मेथड, तो एक बार ये जरा घर पे एक बार रिवाइज कर लेना कि कैसे हाइलो मेथड से सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है. तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं. आज गुजरात यूनिवर्सिटी अप्रैल 2015 का है, 40 मार्क्स का फुल लेंथ एग्जांपल है. और क्या व्हाट विल गेट टू लर्न फ्रॉम दिस एग्जांपल? तो दिस एग्जांपल will test your concepts of fixed cost, variable cost, and your understanding of how changes in all these costs are affected by changes in production.
राइट। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है या बदलता है तो ये सारे जो वैल्यूज हैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल के, वो कैसे बदलते हैं या नहीं बदलते, वो हम यहाँ पे देखेंगे। और ये उसमें यहाँ पे जो केस इन पॉइंट है वो है एक्सपोर्ट ऑर्डर। हाउ विल यू डिटरमिन प्राइस फॉर एन एक्सपोर्ट ऑर्डर दैट यू हैव रिसीव्ड, that is going to utilize your idle production capacity, राइट। तो चलो एग्जांपल देखते हैं, लेट अस मूव विद एग्जांपल। मैंने यहाँ पे एग्जांपल का पूरा पिक्चर यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यू कैन सी दैट ये बिल्कुल क्वेश्चन पेपर का ही इमेज है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन टू द राइट 14 मार्क्स लिखे हैं, मतलब ये पूरे 14 मार्क्स का सम है। एबीसी मैन्युफैक्चरिंग का नाम है। लेट अस गो टू द एग्जांपल। दिस इज फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी 2015, क्वेश्चन नंबर 3 that carries 14 marks. ABC Manufacturing Company produces 40,000 units at 80% production capacity. ये कंपनी 80% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे 40,000 यूनिट्स बना रही है and earns an average profit of ₹50 by selling it at ₹250 per unit. So when you're reading the same, when you're reading the example, simultaneously, mentally ये सारे जो calculations है उसके जो भी ramifications निकलते हैं, उससे जो भी छोटे छोटे कैलकुलेशन वो दिमाग में करते रहना। जैसे 40,000 यूनिट्स एट 80% कैपेसिटी, यानी व्हाट मस्ट बी द कंपनीज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो कितनी होगी। तो मेंटली यू कैन वर्क आउट कि 40,000 इज डिवाइड, अगर 40,000 यूनिट्स डिवाइड बाय 80% इनटू 100%, तो कंपनी की क्या होगी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होगी, 50,000 यूनिट्स। यू कैन डू इट ऑन योर कैलसी। 40,000 डिवाइड बाय 80% इनटू 100, तो कंपनी की 100% कैपेसिटी कितनी होगी, 50,000। और क्या लिखा है, कंपनी अर्न्स एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹50 बाय सेलिंग इट एट द रेट ऑफ ₹250 पर यूनिट। कंपनी की सेलिंग प्राइस अभी कितनी है, 250 रुपया, और प्रॉफिट कितना मिलता है, 50 रुपया। यानी कंपनी की अभी टोटल कॉस्ट कितनी होगी पर यूनिट, 200 रुपया। दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट। आगे क्या लिखा है, इट्स कॉस्ट ऑफ सेल्स इज एज फॉलोज। उसकी सारी कॉस्ट का जो डेटा है वो नीचे दिया है। डायरेक्ट मटेरियल जो कि वेरिएबल होता है वो है 80 रुपीज अभी, तो डायरेक्ट लेबर है 60 रुपीज अभी। फैक्ट्री ओवरहेड्स वो सेमी वेरिएबल हो गए इन द सेंस कि 50% फिक्स है और बाकी का जो पोर्शन है वो वेरिएबल है। 50% फिक्स यानी 50% वेरिएबल। एंड सेलिंग ओवरहेड्स जो 20 रुपीज वो 25% वेरिएबल है, आपको दिखता है यहाँ पे। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स है 40 रुपीज देख लिया। सेलिंग ओवरहेड्स 20 रुपीज है जिसमें 25% वेरिएबल है, 1/4 वेरिएबल है, यानी वो कितना होगा, फिक्स कितना होगा, 75%। उसको सेग्रीगेट करेंगे बाद में, कैसे करते हैं वो देखते हैं आगे। एक बार जरा सम को एनालाइज कर दे। ड्यूरिंग द करंट ईयर दे इंटेंड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर बट एंटिसिपेट दैट, ये पिछले साल का है और करंट ईयर में उनको वही यूनिट्स बनाने हैं जो पहले बनाए। तो कितने थे वो, पहले उन्होंने कितने बनाए थे, 40,000 यूनिट्स बनाए थे एट 80% कैपेसिटी, और अभी भी करंट ईयर में भी उनको वही यूनिट्स बनाने हैं, 40,000 यूनिट्स ही बनाने हैं। लेकिन थोड़े चेंजेस नीचे दिए हैं आपको, ABCD। कौन से चेंजेस आने वाले हैं, दीज आर द चेंजेस एंटिसिपेटेड इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर। कौन से चेंजेस आप एंटिसिपेट करते हैं, बोलो। देयर फिक्स्ड कॉस्ट विल गो अप बाय 20%, वो हमें करना रहेगा। रेट ऑफ फिक्स्ड डायरेक्ट लेबर विल इंक्रीज बाय 20%, तो ये डायरेक्ट लेबर एक वेरिएबल कॉस्ट है, उसमें जो भी इंक्रीज करो वो पर यूनिट करो। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस विल इंक्रीज बाय 5%, तो वो भी हमें पर यूनिट करना पड़ेगा क्योंकि वो भी वेरिएबल कॉस्ट है। आप जानते हो कि जो भी चेंजेस करोगे वेरिएबल कॉस्ट में वो पर यूनिट होंगे, और जो भी चेंजेस आप करोगे फिक्स कॉस्ट में वो टोटल पे होंगे। आगे देखते हैं वैसे बोलते। सेलिंग प्राइस कैन नॉट बी इंक्रीज, यानी सेलिंग प्राइस बढ़ नहीं सकती, कम हो सकती है लेकिन बढ़ नहीं सकती, ठीक है। Under these circumstances, yani the company obtains an export order for a further 20% of their capacity. तो कंपनी अभी 80% पर काम कर रही है और बाकी की जो 20% है वो यूटिलाइज नहीं कर रही है। बट इफ दिस ऑर्डर इज एक्सपेक्टेड accepted, then 20% of the production capacity can be put to good use, profitable use. What maximum price will you recommend for accepting the order to ensure that the manufacturer earns an overall profit of ₹15 lakhs? आपको ये करना है कि मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, किसकी सेलिंग प्राइस, एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए जो यूनिट्स बेच रहे हैं उसकी सेलिंग प्राइस मिनिमम क्या हो, ताकि कंपनी को ओवरऑल, क्यों यहाँ पे ओवरऑल वर्ड यूज किया,
The overall word indicates that the total profit, that is profit from the domestic market as well as profit from the export order, it should be 15 lakhs. 15 लाख होना चाहिए profit, right? Assume that the fixed cost is recovered from the current production. अगर ऐसा नहीं भी बोला हो तो we always assume, I hope you remember कि export order में always assume that if the production or if the operations are profitable in the domestic market and if the fixed cost stands fully recovered, इसका मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट हम एक्सपोर्ट ऑर्डर में चार्ज नहीं करते. ठीक है, तो जरा देखते हैं कि आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले तो जो चेंजेस हैं उसको हम कर लेते हैं. जैसे कि सबसे पहले उसने क्या बोला कि पहले ये चेंजेस देखते हैं. मैंने कैलकुलेशन में सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले ये लिया, फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 20%, राइट? तो आप देख सकते हो कि जो आपकी फिक्स कॉस्ट है उसमें सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो कितने हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स? तो फैक्ट्री ओवरहेड 40 रुपया, और अभी कितने यूनिट्स बना रहे हो? 40,000 यूनिट्स. यू कैन सी इन द फर्स्ट लाइन. अभी कितना फैक्ट्री ओवरहेड्स? 40 रुपीज. और कंपनी कितने यूनिट्स बना रही है? 40,000 यूनिट्स. तो 40 रुपीज इंटू 40,000 यूनिट्स कितना होता है? व्हाट इज द प्रेजेंट फैक्ट्री ओवरहेड्स? 16 lakhs, जिसमें से ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना 50% इज फिक्स. तो 16 lakhs में से 50% फिक्स यानी 8 लाख रुपया फिक्स है, और उसमें कितना इंक्रीज है? फिक्स कॉस्ट विल राइज बाय 20%, राइट? तो 8 lakhs plus 20%. So what will be your revised fixed factory cost in the current year? 8 lakhs plus 20%, 9,60,000, right? फिर दूसरे कहाँ है? Where is the other? What are the other fixed overheads? तो वो यहाँ पे हैं. They are included in selling overheads. तो सेलिंग ओवरहेड्स में 25% वेरिएबल है, यानी 75% फिक्स, करेक्ट? और वो कितना है? 20 रुपीज, जिसमें दोनों है, और वो भी 40,000 यूनिट्स के लिए. तो आपको ऐसे ही इसको सॉल्व करना है एग्जाम में भी. 20 रुपीज टोटल सेलिंग ओवरहेड्स एट प्रेजेंट, दैट इंक्लूड्स बोथ फिक्स एंड वेरिएबल. हमें उसको अलग करना है, सेग्रीगेट करना है. तो 20 रुपीज इंटू 40,000 यूनिट्स. तो अभी कितना है टोटल सेलिंग ओवरहेड्स? 8 लाख रुपीज. ऑफ इट 75% इज फिक्स. क्यों? क्योंकि 25% तो वेरिएबल है. सो इट इज ऑटोमेटिक फॉलोज कि बाकी का जो 75% है वो फिक्स है. ठीक है, तो 8 lakhs into 75% which is fixed. So what is your fixed cost? 6 lakhs. और ये जो 6 लाख है उसमें भी कितना इंक्रीज है? 20%. So 6 lakhs plus 20% कितना आएगा? 7,20,000. 6 lakhs plus 20% will be 7,20,000. What is this? This is your revised selling overheads for the current year. ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में जो ए चेंजेस दिए हैं वो हमने कर दिए, यानी फिक्स कॉस्ट वाले. अब बी में क्या लिखा है? रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर विल इंक्रीज बाय 20%. तो ये तो वेरिएबल है, तो वो तो पर यूनिट चेंज आएगा. तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे बी में, डायरेक्ट लेबर रेट टू इंक्रीज बाय 20%. अभी कितना है? 60 रुपीज. उसमें 20% इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 72 रुपीज पर यूनिट. क्योंकि ये वेरिएबल ओवरहेड्स है, तो मैंने जो भी चेंज किया वो पर यूनिट वैल्यू में चेंज किया. आप भी ऐसा ही करोगे. फिर सी कौन सा चेंज है? मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस विल इंक्रीज बाय 5%. अभी कितनी है मटेरियल प्राइस? अभी जो मटेरियल प्राइस है वो है 80 रुपीज. तो 80 रुपीज में 5% इंक्रीज करना. तो आपकी जो रिवाइज डायरेक्ट मटेरियल प्राइस आ जाएगी 80 रुपीज प्लस 5%, सो 84 रुपीज पर यूनिट. तो यहाँ आ गया आपका सी. ये सी वाले जो चेंज है वो भी हमने उसको वर्कआउट कर दिया. और डी में तो लिमिटेशन दी है that the selling price will not increase. It is not possible to increase the selling price. तो ये याद रखना है कि this is the maximum selling price that the company can charge, be it the domestic market or be it the foreign market. तो एक्सपोर्ट ऑर्डर में भी अगर आप जो भी सेलिंग प्राइस तय करते हो, whatever selling price that you arrive at will not be more than 250. It has to be less than or equal to 250, but not more than 250. ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि ये जो चेंजेस हो गए ए बी सी डी, उसके साथ अब देखते हैं कि अपने को डोमेस्टिक मार्केट में कितना प्रॉफिट मिलता है. हाउ मच डू वी स्टैंड टू अर्न फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट. तो ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है. ठीक है, तो मैं ये फॉर्मेट बना रहा हूँ. वो जो मार्जिनल कॉस्टिंग आप पढ़े ना टीवाई में, तो वो फॉर्मेट बना रहा हूँ. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट.
एंड द रिजल्ट इन प्रॉफिट और लॉस आपको मिलेगा। तो मैं वो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। सेल्स, तो सेल्स कितना है भैया अभी? फिर से क्वेश्चन में, अभी कितना सेल्स है? 40,000 यूनिट्स, और फिर सेलिंग प्राइस कितनी है? 250 पर यूनिट। तो मैंने वही डाला है यहाँ पे, ये रहा। सेल्स कितना है? 40,000 यूनिट्स इंटू 250, यानी 1 करोड़ अभी कंपनी का सेल्स होने वाला है करंट ईयर। ठीक है, लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो कौन सी है वेरिएबल कॉस्ट? एग्जांपल में तो एक तो डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, देन वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 50% होंगे, और सेलिंग, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स जो कि है 25%। तो ये चारों को हम लेंगे कैलकुलेशन में। सबसे पहले मैंने लिया डायरेक्ट मटेरियल, कितना रेट हो गया भैया? अभी हमने वर्कआउट किया था ना यहाँ पे बी कैलकुलेशन में या सी कैलकुलेशन में। डायरेक्ट मटेरियल कितना हो गया? 84 रुपीज। तो 84 रुपीज इंटू 84 रुपीज इंटू 40,000 यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल कितना हो गया? 40,000 यूनिट्स इंटू 84, तो कितना होगा? 33,60,000। और डायरेक्ट लेबर कितना है भैया नया? 60 रुपीज प्लस 20% इंक्रीज, तो कितना है? 72 रुपीज। तो वो होगा 40,000 यूनिट्स इंटू 72 रुपीज, तो 28,80,000। फिर है क्या है हमारा? ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो कितना है? 40 रुपीज। उसमें से वेरिएबल पार्ट कितना है? 50%, क्योंकि 50% फिक्स है। तो 40 रुपीज में से 50% इज वेरिएबल, दैट इज 20 रुपीज पर यूनिट। तो वो भी हम यहाँ पे लेंगे। 40,000 इंटू 20 रुपीज कहाँ से आए? 40 रुपीज इंटू 50%, दैट इज अ वेरिएबल पार्ट। सो 40,000 इंटू 20 कितना आएगा? 8 lakhs। ओके, फिर आएगा वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स। तो वो आपको क्वेश्चन में दिया है। वेरिएबल कितना है? 25 रुपीज, 25% ऑफ 20 रुपीज, तो उसका 1/4 कितना होगा? 5 रुपीज पर यूनिट। तो वो भी मैंने यहाँ पे लिया ध्यान में। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स 40,000 इंटू 5 रुपीज। तो ये 84 रुपीज की कैलकुलेशन करी है, 72 रुपीज की कैलकुलेशन करी है, और ये 20 रुपीज तो फॉलो ही होते हैं क्वेश्चन से, और 5 रुपए भी क्वेश्चन से फॉलो होते हैं। ऑल ऑफ देम, ईच ऑफ देम मल्टीप्लाइड बाय 40,000 यूनिट्स, क्योंकि अपना प्रोडक्शन वही रहने वाला है। वो क्वेश्चन में बोला है ना, that the company intends to manufacture the same number of units in the current year also. So last year में बना रहे थे 40,000, this year also they are going to manufacture 40,000 units. So 40,000 into these four values. तो आपको जो भी कितना 40,000 into 28 lakhs and 40,000 into 5 2 lakhs। तो ये चारों की टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई? 72,80,000। ओके, तो टोटल सेल्स कितना है? 1 करोड़ माइनस टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं? 72,40,000। तो नीचे आपको मिल गया, व्हेन यू डिडक्ट इट, तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा 27,60,000। राइट, तो लेट्स मूव फर्दर। आगे क्या आएगा? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट है वो हम जानते हैं क्या है। व्हाट आर योर रिवाइज फिक्स कॉस्ट नाउ फॉर द करंट ईयर? तो वो आपकी कैलकुलेशन में है ही यहाँ पे। कौन सी है उसमें? तो रिवाइज फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट है 9,60,000, एंड ये रहा रिवाइज फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट इज 9,60,000, एंड रिवाइज फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स कितना है? 7,20,000। तो वो ही टेबल में आगे कंटिन्यू करेंगे। ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना आया था? 27,60,000। कंट्रीब्यूशन 27,60,000 माइनस फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो मैंने वहीं से कॉपी किए हैं अपनी अपनी वर्किंग नोट से। 9,60,000 जो है ये, और 7,20,000 ये है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स। तो मैंने यहाँ पे उसको फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स 9,60,000 एंड फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स 7,20,000, दोनों का टोटल 16,80,000 मैंने लेस किया कंट्रीब्यूशन में से। सो प्रॉफिट आया 10,80,000। व्हाट डज इट शो? इसका मतलब है कि कंपनी को डोमेस्टिक मार्केट से, यानी होम टर्फ, જેને ગુજરાતીમાં કહે છે ઘર આંગણું, તો ઘરેથી અથવા તો ડોમેસ્ટિક માર્કેટમાંથી કંપનીને કેટલો પ્રોફિટ થાય છે? 10,80,000। अब इससे क्या सही है? क्यों ये इंपॉर्टेंट फिगर है? क्योंकि कंपनी को, इफ यू गो बैक टू दिस ओरिजिनल क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये था कि व्हाट मिनिमम प्राइस विल यू रेकमेंड फॉर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर to ensure the manufacturer an overall profit of 15 lakhs। overall profit यानी डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज फॉरेन मार्केट, दोनों को कंबाइन करके कंपनी को कितना प्रॉफिट कमाना है? 15 lakhs। लेकिन अभी हमने जो ये सारी कैलकुलेशंस की, व्हाटएवर कैलकुलेशंस वी डिड,
बेस्ड ऑन ऑल द चेंजेस फॉर द करंट ईयर। ये करके हमारा प्रॉफिट कितना निकलता है 10,80,000, लेकिन हमें कितना प्रॉफिट चाहिए 15 lakhs। तो यहाँ पे आता है कि कितना प्रॉफिट चार्ज करना पड़ेगा फॉरेन ऑर्डर से, जो एक्सपोर्ट ऑर्डर आया उधर कितना प्रॉफिट हमें रिकवर करना पड़ेगा वहां से। तो मैंने लिखा है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कि आपका टोटल प्रॉफिट, आपका टारगेट कितना था 15 lakhs क्वेश्चन में लिखा है। और हमें अभी हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में प्रॉफिट अभी कितना निकलता है घर से, डोमेस्टिक मार्केट से 10,80,000। सो 15 lakhs माइनस प्रॉफिट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट आफ्टर इंकॉर्पोरेटिंग ऑल द नेसेसरी चेंजेस इन द कॉस्ट कितना निकलता है 10,80,000। सो बाकी की जो डेफिसिट है प्रॉफिट की, प्रॉफिट डेफिसिट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम दी एक्सपोर्ट ऑर्डर, कितना प्रॉफिट बाकी रह गया भैया रिकवर करना 4,20,000। ठीक है, 15 लाख में से घर में से मिल गए 10,80,000 और फॉरेन से हमें कमाने होंगे 4,20,000। बस तो हमें पता है कि फॉरेन ऑर्डर में आप जब भी प्राइसिंग तय करो तो ये प्रॉफिट का फिगर आपको टारगेट है आपका, दिस इज योर टारगेट प्रॉफिट। तो आगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो आगे कैलकुलेशन में ये कि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो कंपनी की कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज करता है, वो कंपनी की 20% प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइज करता है। वो कैसे पता चला, ये मैंने खुद नहीं बनाया, इट इज देयर इन द क्वेश्चन। लिखा है देखो, लास्ट पैराग्राफ जो अंडर वाला पैराग्राफ है वो, under these circumstances they obtain an export order for a further 20% of their capacity। तो इसका मतलब कि ये जो ऑर्डर है वो कंपनी की 20% कैपेसिटी यूटिलाइज करने वाला है। तो इसको वर्कआउट कैसे करेंगे, तो अभी आप देख सकते हो कि अभी कंपनी कौन सी कैपेसिटी पे काम करती है, 80% कैपेसिटी पे काम कर रही है। और कंपनी कितने यूनिट्स बना रही है अभी 40,000 यूनिट्स बना रही है। और ये जो ऑर्डर है वो कितनी कैपेसिटी यूज करने वाला है 20%। तो आप ये इक्वेशन लगा सकते हो कि at 80% capacity, if the company manufactures 40,000 units, then how many units the company will have to manufacture if it were to utilize 20% capacity? So 80% is to 40,000 units, 20% is to how much or how many rather? तो फॉरेन ऑर्डर का जो साइज निकलता है वो है 10,000 यूनिट्स। कैसे, 40,000 into 20% डिवाइड बाय 80%। सो जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो होगा 10,000 यूनिट्स का। तो आगे हम जानते हैं कि सेल्स इज इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स तो हमें ढूंढना है, पर हमें पता है कि कंपनी को कितने यूनिट्स बेचने हैं 10,000। कहां से आया भैया, ऊपर ही तो कैलकुलेशन किया प्रीवियस स्लाइड में। कंपनी को कितने यूनिट्स बनाने फॉरेन ऑर्डर के लिए 10,000 यूनिट्स। तो फॉरेन में सेल्स कितना होगा उसके यूनिट्स की नंबर बताया, और उसकी सेलिंग प्राइस क्या है वही तो नहीं पता, वही तो फाइंड करना है। तो सेल्स ऐसे मिल जाएगा। नाउ कॉस्ट, तो मैंने आपको बताया था और आपको हमेशा याद रखना है कि इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर, whenever you are considering overall cost, ignore fixed cost, particularly if it is recovered from the domestic market। तो ये हमने देखा ऊपर जो प्रीवियस कैलकुलेशन में, ये जो था ना वो मार्जिनल कॉस्टिंग वाला फॉर्मेट, उसमें आपने देखा कि आपका जो फिक्स कॉस्ट है दैट इज कंप्लीटली रिकवर्ड फ्रॉम योर सेल्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। और ऊपर से प्रॉफिट निकलता है, देयर इज एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स कॉस्ट। तो आपका प्रॉफिट निकलता है 10,80,000। इसका मतलब है कि आपके डोमेस्टिक मार्केट से आपकी जो फिक्स कॉस्ट है दैट स्टैंड्स कंप्लीटली रिकवर्ड। तो यहाँ फॉरेन ऑर्डर में फिक्स कॉस्ट की तो कोई डेफिसिट है नहीं, तो फिक्स कॉस्ट इज कंप्लीटली रिकवर्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। तो फॉरेन ऑर्डर में फिक्स कॉस्ट हमेशा इग्नोर करनी है, unless there are other fixed expenses, additional fixed expenses या additional expenses like packaging charges, या you may have to calibrate your production capacity। तो अगर आपको मशीन को कैलिब्रेट करना है तो अगर एडिशनल फिक्स एक्सपेंसेस होता है तो वो यहाँ पे ध्यान में रखने पड़ेंगे। बट इफ देयर आर नो एडिशनल फिक्स एक्सपेंसेस और एनी अदर एडिशनल एक्सपेंसेस, देन फिक्स कॉस्ट is always assumed to have been recovered from the domestic market। तो फॉरेन मार्केट में फिक्स कॉस्ट को आपको इग्नोर करना है, जो कि हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो फिर से सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स हमें ढूंढना है, यूनिट्स पता है लेकिन सेलिंग प्राइस पता नहीं है, तो वही तो वर्कआउट करना है। कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट वैसे तो वेरिएबल फिक्स कॉस्ट दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फॉरेन ऑर्डर है तो फॉरेन ऑर्डर में फिक्स कॉस्ट चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमने घर से रिकवर कर लिया है। तो यहाँ पे सिर्फ गिनती में आएगा व्हाट डू वी टेक इनटू अकाउंट, ओनली वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट। तो कौन से वेरिएबल कंपोनेंट के कौन से एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल, पहले देखा हुआ 84 रुपीज में, यहाँ से सिर्फ कॉपी मार रहा हूँ।
ये जो है ना 84 रुपीज, 72 रुपीज, 20 रुपीज एंड 5 रुपीज, ये जो चार एलिमेंट्स हैं वेरिएबल कॉस्ट के, मैं वही कॉपी लगा हूँ यहाँ पे। 84 रुपीज, 72 रुपीज, 20 रुपीज एंड 5 रुपीज, ये जो सारे चारों ही वेरिएबल एक्सपेंस है वही मैं ध्यान में रख रहा हूँ। तो क्या है इसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है 181। कैसे आई? 84 मटेरियल प्लस 72 डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 20 रुपीज प्लस वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स 5 रुपीज। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है रुपीज 181 पर यूनिट। और आपको एक्सपोर्ट कितने यूनिट्स करने हैं 10,000। ठीक है, फॉरेन में आपको कितने यूनिट्स एक्सपोर्ट करने हैं 10,000 यूनिट्स। तो 10,000 यूनिट्स इंटू 181, तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए 18,10,000। कैसे 10,000 इंटू 181, 181 कहाँ से आया 181, ऊपर के जो चार वेरिएबल एक्सपेंस है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स, ये चारों का टोटल जो आता है पर यूनिट वो आता है 181। तो 10,000 यूनिट्स इंटू रुपीज 181 कितना आएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट 18,10,000। ठीक है, और यहाँ पे आपको फिक्स कॉस्ट तो ध्यान में लेनी ही नहीं है बिकॉज इट इज रिकवर्ड ऑलरेडी। तो फिर से गो बैक टू द इक्वेशन, क्या है इक्वेशन? सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स ढूंढना है, प्रॉफिट कॉस्ट मिल गया, अभी कितना है कॉस्ट 18,10,000। ये केस में क्या हुआ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो ध्यान में लेनी नहीं है। अच्छा, प्रॉफिट कितना लेना था? प्रॉफिट यहाँ पे आपको जो डेफिसिट प्रॉफिट था ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया ना ये टेबल में कि प्रॉफिट डेफिसिट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑर्डर, यहाँ से कितना प्रॉफिट चार्ज करना है 4,20,000, ये तो यहाँ से रिकवर करना है। तो प्रॉफिट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑर्डर कितना है 4,20,000। तो चलो सारे वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट अभी हमने ढूंढा कितना है 18,10,000, ये रहा 18,10,000। प्रॉफिट कितना रिकवर करना है भैया, जो डेफिसिट थी वो 4,20,000। तो आपकी सेल्स कितनी होनी चाहिए फॉरेन से, कीपिंग योर प्रॉफिट टारगेट इन माइंड? तो आपकी सेल्स आनी चाहिए 22,30,000, दैट इंक्लूड्स वेरिएबल कॉस्ट, इन अदर वर्ड्स टोटल कॉस्ट प्लस द डेफिसिट, प्रॉफिट डेफिसिट। तो आपकी सेल्स कितनी होनी चाहिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी 18,10,000 प्लस 4,20,000। तो सेल्स इन वैल्यू कितनी आएगी 22,30,000। ये कौन सी सेल्स है फॉरेन एक्सपोर्ट वाली, वो जो एक्सपोर्ट ऑर्डर वाली। और कितनी यूनिट्स बेचे हैं भैया फॉरेन को 10,000। कहाँ से आए, ये रहा आपको स्क्रीन में दिख रहा है। 80% कैपेसिटी पे 40,000, तो 20% में कितने, तो आपके जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है उसकी साइज कितनी है 10,000 यूनिट्स। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि फॉरेन सेल्स में यूनिट्स पता है, सेलिंग प्राइस नहीं पता है। अब वही हमें यहाँ पे मिलने वाला है। तो सेल्स इन वैल्यू कितनी होगी 22,30,000 और सेल्स इन यूनिट्स कितने हैं फॉरेन सेल्स के लिए तो 10,000। तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, मिनिमम सेलिंग प्राइस फॉर द एक्सपोर्ट ऑर्डर? तो टोटल सेल्स 22,30,000 डिवाइड बाय 10,000 यूनिट्स। तो आपका आंसर आएगा 223। ये आपके जो सेलिंग प्राइस, ये कौन सा सेलिंग प्राइस है? द सेलिंग प्राइस which you will quote for the export order, not from the domestic market. डोमेस्टिक मार्केट में तो आपकी सेल्स है ही, कितनी सेल्स है, सेलिंग प्राइस कितनी है उसमें, तो आपकी सेलिंग प्राइस है 250। क्वेश्चन में है, ये रहा क्वेश्चन में आपकी डोमेस्टिक जो घर पे सेलिंग प्राइस है वो तो 250 है, लेकिन फॉरेन में आपको जो एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए आपको जो सेलिंग प्राइस कोट करनी है वो है 223। So this is your answer. So if you go through this procedure meticulously and very attentively, तो इसमें कोई गलती के कोई चांस नहीं। You should get 14 out of 14। और सम भी बहुत इजी है और बहुत बार ये पैटर्न के सम रिपीट हुए हैं, कम से कम पिछले 5 साल में 3 बार यही पैटर्न के सम, ये 15 वाला सम तो है ही, उसके बाद 2-3 बार रिपीट हुआ है। तो अगर ये सम और इसमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट हो जाती है, द बिहेवियर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, the behavior of semi-variable cost, the behavior of fixed cost, and how will you price the products which are to be exported to foreign country? Yeah, how to determine the price of an export order. तो ये सारी aspects यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से cover हो जाती है। और एक और चीज, उसने जो एक राइडर डाला था उसमें एक कौन सी कंडीशन है उसमें, नंबर डी, सेलिंग प्राइस कैन नॉट बी इंक्रीज। अभी कितनी है सेलिंग प्राइस 250 और हमारा जो फॉरेन ऑर्डर है उसकी सेलिंग प्राइस हमने क्या तय की है 223। तो हमारी सेलिंग प्राइस अभी भी इट इज लेस देन 250, 223 इज लेस देन 250। दैट मींस अगेन our that condition is also fulfilled, that condition of not being able to increase the selling price. So this is your final answer.
इफ यू गो थ्रू दिस प्रोसीजर, आप हमेशा हर एक सम उसका जो भी डेटा है उसको सही ढांचे में डालेंगे, आप उसको सही तरह से समझेंगे, तो आई डोंट बिलीव दैट यू विल एवर कमिट एनी मिस्टेक while solving these examples. तो दैट इज इट फॉर टुडे. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी. You have my number and I will be glad to assist you. I'll be glad to solve your queries. Wish you all the best for the upcoming exams. Enjoy.